हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में जमकर लगे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके बहुत पास में है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन है 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि आपके सल्तनत काल का जो थे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। सल्तनत काल के आपके अंतिम शासक कौन था, तो आपके कौन थे, तो इब्राहिम लोदी थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी, ठीक है। आपके सल्तनत काल के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। आपके दिल्ली सल्तनत काल का शुरुआत कब होता है, तो आपके 1206 से 1526 ईस्वी में। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो कुल 5 प्रमुख वंशों के तहत शासित हुआ था। मामलुक वंश, आपके खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश। मामलुक वंश को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आपके कौन थे, कैकुबाद। कौन थे? कैकुबाद। ये भी क्वेश्चन में हमें आपके आया हुआ है, ठीक है। आपके 2020 में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है अति लघु उत्तरीय में, ठीक है। तो अंतिम शासक आपके मामलुक वंश अथवा गुलाम वंश के शासक कौन थे, तो आपके कैकुबाद थे, ठीक है। मामलुक वंश जो कि खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश, इस अवधि में दिल्ली सल्तनत का शासन जो था भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। इसका प्रभाव जो था विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर था। लोदी वंश का शासनकाल कब तक रहा था, तो आपके 1451 से 1526 तक था। लोदी वंश जो था दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के रूप में उभरा था जो आपके इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक फैला। इस वंश का समय जो था ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद जो था आपके मुगल साम्राज्य का उदय होता है। इसमें आपके बहादुर शाह लोदी जो रहते हैं 1451 से 1400 आपके 89 तक रहते हैं। कब रहते हैं? लोदी वंश के संस्थापक आपके बज बहादुर लोदी थे। वह तुर्की मूल के थे। कब किसके थे? तो वो तुर्की मूल के थे जो कि उनके शासन ने दिल्ली सल्तनत के पूर्वी क्षेत्रों में मजबूती स्थापित करी। बज बहादुर ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को अंजाम दिया और उनकी नीतियों ने सल्तनत काल के भीतर कई सुधार किए थे। जब आपके बहादुर शाह लोदी आते हैं तो क्या करते हैं, ये तुर्की मुल्क के लोदी वंश के संस्थापक आपके बज बहादुर लोदी रहते हैं, वे तुर्की मुल्क के रहते हैं, ठीक है। उनके शासनकाल ने दिल्ली सल्तनत के पूर्वी क्षेत्रों में मजबूती स्थापित करी थी। बज बहादुर ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम दिया था। उनकी नीतियों ने सल्तनत के भीतर कई सुधार किए थे। उसके बाद कौन आते हैं, तो सिकंदर शाह लोदी आते हैं। कब आते हैं, तो आपके 1489 से 1570 तक ये रहते हैं, ठीक है। सिकंदर शाह लोदी जो आते हैं तो सुल्तान बनते हैं और उन्होंने अपनी ये जो शाही राजधानी दिल्ली रहती है इसे अपना आगरा स्थानांतरित कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे अपनी राजधानी ये आगरा को घोषित कर देते हैं। सिकंदर लोदी ने अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए कृषि और राजस्व प्रणाली में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। जो आपके सिकंदर शाह लोदी आते हैं तो ये अपनी नीतियों को सुधार करने के लिए कृषि और राजस्व प्रणाली पर ध्यान देते हैं। उन्हें राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि उनके शासन में कुछ हद तक धार्मिक असहिष्णुता भी देखी गई है। अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी आते हैं। कब आते हैं, तो 1517 से 1526 तक ये रहते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का बहुत जो है कमज़ोर हो जाता है। इब्राहिम ने अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कई संघर्ष किए, लेकिन उनके शासनकाल में सल्तनत के में आंतरिक कलह और विद्रोह बढ़ गए थे। जब आपकी इब्राहिम लोदी आते हैं तो इनके शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत था वो कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कई संघर्ष भी किए हैं, लेकिन उनके शासनकाल में सल्तनत में आंतरिक कलह और विद्रोह बढ़ गए थे। उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए असमर्थ रहते हुए अपनी नीतियों में कठोरता अपनाई, जिसके कारण उनके खिलाफ जो है विद्रोह हुए। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी पराजय थी कि पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई इनका मुगलों से होता है 1526 में, जिसमें मुगल सम्राट आपके बाबर रहते हैं। उनको हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। जब बाबर आता है 15, इसीलिए आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अब आपके मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होता है, तो 1526 में किसने किसको हराया, तो आपको पता है इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, ठीक है। कब? पानीपत के युद्ध में। ये क्वेश्चन आपके ये डीएलएड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई आपके 1526 में होती है। किसके साथ होती है, तो बाबर और आपके इब्राहिम लोदी में होती है। यह लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुई थी।
बाबर की आधुनिक सैन्य तकनीकों और तोपखाने के इस्तेमाल ने उसे निर्णायक जीत भी दिलाई। इब्राहिम लोदी की सेना का मनोबल टूट चुका और इस लड़ाई में उनकी मौत भी हो गई थी। इसी लड़ाई में इब्राहिम लोदी की जीत जो था, मौत भी हो जाता है। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोदी वंश के अंत में जब आपके मुगल साम्राज्य भारत में एक नया युग शुरू करता है और जिससे इनकी कला, संस्कृति, प्रशासन और सैन्य मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। बाबर जो था, बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने भारतीय राजनीतिक और समाज को नया दिशा दिया। ठीक है, तो इसलिए आपके अंतिम शासक कौन थे? आपके गुलाम, आपके लोधी वंश के तो इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, ये भी आपके, ये क्वेश्चन आपके डीएलएड का क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति के कोई दो प्रकार बताइए। वैसे तो आपसे बस दो प्रकार ही पूछा था, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं। वैसे अगर आपसे पूछे कि प्रकार कितने होते हैं तो एक होती है वैसे आप लोग को एक होता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, क्या होती है? दौड़ती हुई। और एक होता है मंद, क्या होता है? एक होता है मंद। ये आपके डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि मुद्रास्फीति होता क्या है? यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी देश के सामान और सेवाओं की सामान्य कीमतों के समय के साथ लगातार वृद्धि होती है। जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा की खरीद शक्ति कम हो जाती है, अर्थात आपको वही सामान या सेवाएं खरीदने के लिए अधिक पैसे जो है खर्च में देने पड़ते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। मांग संचालित मुद्रास्फीति क्या होता है? यह तब होता है जब किसी देश में सामान और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो, जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है और वे अधिक सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इससे उनकी कीमती जो है, इनकी कीमतें जो है बढ़ने लगती हैं। सेकंड क्या है आपका? एक जो होता है आपका लागत, एक होता है आपका लागत संचालित मुद्रास्फीति। क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना, जब उत्पादन लागत जैसे कि कोई भी कच्चा माल हुआ, श्रम या ऊर्जा की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं? इन बढ़ी हुई लागतों को अपने उत्पादों की कीमतों में शामिल कर लेती हैं, जिससे इसे मुद्रास्फीति, लागत संचालित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। एक होता है आपका मुद्रास्फीति की उम्मीद। मान लीजिए कोई भी लोग हैं, भविष्य में कीमती की वृद्धि, मान लीजिए कोई भी सामान है उसकी कीमत जो भी है उसकी वृद्धि का उम्मीद रखते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, वो सोच रहा है कि मेरा ये जो जो भी सामान है वो थोड़ा दुगना में बिके, चाहे उसकी उम्मीद रखते हैं, तो वे अपनी वेतन में वृद्धि की मांग करने लगते हैं और कंपनियां जो होती हैं कीमतें बढ़ा देती हैं। इससे एक तरह का मूल्य जो होता है फीडबैक लूप बन जाता है, जिससे मुद्रास्फीति बनी रहती है। ठीक है, एक होता है यहाँ पे। उसके बाद उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है ये भी देख लीजिए। मुद्रा की खरीद शक्ति में कमी आती है। जब मुद्रास्फीति होती है तो किसी देश की मुद्रा की वास्तविक खरीद शक्ति घट जाती है, यानी लोग कम सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। ठीक है, कम सामान और खरीद जो है उनकी सेवाएं जो होती है खरीद सकते हैं। रोजगार पर भी असर पड़ता है। उच्च मुद्रास्फीति में कंपनियां अपनी लागत बढ़ाने के कारण श्रमिकों को कम करने पर मजबूर हो सकती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति के ये कुछ कारण भी हैं, कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं। जो ब्याज दरों में वृद्धि होती है, केंद्रीय बैंक जो होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं, जिससे ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है और उपभोग और निवेश में कमी हो जाती है। फिर बोल रहे हैं कि आर्थिक अस्थिरता भी हो जाती है। अत्यधिक मुद्रास्फीति आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है, जिससे कि निवेशकों का विश्वास घटता जाता है और आर्थिक विकास जो है धीमा होता जाता है। चलिए इसके नियंत्रित करने के उपाय भी हैं। देखिए मुद्रास्फीति जो है दर को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। केंद्रीय बैंक जो होता है ब्याज दरों में परिवर्तन कर सकता है ताकि उधारी की लागत बढ़े या घटे, इससे मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है राजकोषीय, सरकारी खर्चों को नियंत्रित कर सकती है या करों को बढ़ा सकती है, जिससे मांग में कमी आ सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। जो जीएसटी है, ये जैसे जैसे जो कर लगाया जाता है, मतलब ये राजकोषीय नीति हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला क्या होगा कि उत्पादन लागत को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और कच्चे माल की अधिक आपूर्ति से लागत संचालित मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। उसके बाद मुद्रास्फीति के उचित स्तर पर बनाए रखना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अत्यधिक मुद्रास्फीति से आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के डीएलएड में आया था कि चंदेल वंश जो था, खजुराहो जो उनके साम्राज्य का एक प्रमुख शहर था, उसमें कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि काखरी मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। कौन से राजा थे आपके? तो आपके राज थे। कहाँ है? तो आपके मध्य प्रदेश में। देखिए
खजुराहो मंदिर को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया। चंदेल वंश 9वीं से 13वीं सदी तक मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में शासन करता था और इस वंश के शासक ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा, अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछे आप लोगों से कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो क्या आप लोग बता ले जाएंगे? कोणार्क के सूर्य मंदिर कौन बनवाए थे? तो राजा जो थे आपके नरसिंह वर्मन। ठीक है, ये आपके डीएलएड का क्वेश्चन है। मैं कहीं एक भी टॉपिक आप लोग बाहर नहीं करें। जो आपके राजा नरसिंह वर्मन थे, आपके कोणार्क इसके सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। और कहाँ आपके किस वंश के थे? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये गंग वंश के शासक थे। कौन थे? ये गंग वंश। और आपका सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो है कहाँ आप लोग को पता है? उड़ीसा में है। कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा पुरी में है। लगभग आपके 30 किमी दूरी पर है। जो आपका जो उड़ीसा है पुरी, वहाँ से लगभग आपके 30 किमी दूर आपके समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, ये आप एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। अच्छा देखिए, ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। खजुराहो मंदिर का निर्माण आपके चंदेल शासक द्वारा किया गया, जो शिव पूजा के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाता था। इस मंदिर की वास्तुकला में चंदेल शासकों की विशेष शिल्पकला और धर्मनिष्ठा का प्रतीक मिलता है। ठीक है, चंदेल वंश ने कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि काखरी मंदिर, कड़रिया महादेव मंदिर आदि। इनमें मंदिरों की वास्तुकला और कला के उदाहरण आज भी भारतीय धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग के डीएलएड का है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है और आपकी छाया क्या होती है। इस पर टॉपिक जरूर एक क्वेश्चन आता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं, तब आपके सूर्य का कुछ या पूरा हिस्सा ढक जाता है, तब क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। आपका सूर्य ग्रहण तब लगता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके प्रकार मान लीजिए क्या है, कैसे आप लोग समझेंगे? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो दिन के समय अंधकार छा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढकता है, तब आपका आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और श्रृंगाकार सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढक लेता है, लेकिन इसके चारों ओर एक हल्की आग की अंगूठी दिखाई देती है, तब आपका श्रृंगाकार सूर्य ग्रहण होता है। अब यहाँ पे देखिए, समय और स्थान। सूर्य ग्रहण केवल विशेष स्थानों पर और विशेष समय पर दिखाई देता है, क्योंकि यह एक संकीर्ण क्षेत्र में घटित होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है कि विभिन्न संस्कृतियों में सूर्य ग्रहण को शुभ या अशुभ भी माना जाता है। इसके दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। फिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये भी देख लीजिए। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी का शैडो जो है चंद्रमा पर पड़ता है। प्रकार कैसे कैसे आप लोग जानेंगे कितने प्रकार के? एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक होता है आंशिक, एक होता है पेनुब्रलम चंद्र ग्रहण। तो जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जब पृथ्वी पर पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ता है, जो पृथ्वी का पूर्ण छाया होता है चंद्रमा पर पड़ने लगता है, तब चंद्रमा की पूरी सतह काली या लाल रंग की हो जाती है, तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण का क्या है विशेषता? जब पृथ्वी का छाया चंद्रमा के कुछ हिस्से पर पड़ता है, तब आपका आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। एक होता है पेनुब्रलम चंद्र ग्रहण। ये जो होता है जब चंद्रमा केवल पृथ्वी के हल्के छाया क्षेत्र में पेनुम्ब्रा में प्रवेश करती है, तो यह ग्रहण हल्का सा दिखाई देता है आपका, तब होता है पेनुब्रल चंद्र ग्रहण। समय और स्थान भी देख लीजिए। चंद्र ग्रहण जो होता है पूरी पृथ्वी से देखा जा सकता है। जब तक चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तब तक। धार्मिक सांस्कृतिक का मान्यता यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, जैसे कि पूजा करना, खाना पीना रोकना, विशेष अनुष्ठान करना, ये सारे क्रियाएं की जाती हैं। एक होता है आपका शैडो, क्या होता है? छाया क्या होती है? तो छाया तब बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश के स्रोत सूर्य के रास्ते में आ जाती है, उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। छाया के प्रकार कितने होते हैं? तो आप लोग ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको प्रोवाइड करा रहा है, नहीं तो फालतू एक भी टॉपिक आप लोगों के लिए फालतू नहीं है। ध्रुवीय छाया, यह वह गहरी छाया होती है जहाँ से प्रकाश का कोई भी एक हिस्सा नहीं आता। उदाहरण के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की ध्रुवीय छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है। आंशिक छाया क्या होता है? तो यह एक हल्की छाया होती है जहाँ से कुछ प्रकाश आता है। उदाहरण के लिए आपके चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की आंशिक छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। एक होता है आपका न्यूनतम छाया, यह छाया का क्षेत्र है जहाँ से कोई विशेष
प्रकाश नहीं आता है, परंतु बाहरी हिस्से में प्रकाश आता है। तो अगर आप लोगों से पूछे तो ये बता ले जाएंगे ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जबकि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती हैं। सूर्य ग्रहण को दिन में देखा जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण को रात में देखा जाता है। सूर्य ग्रहण जो होता है, आपके चंद्र ग्रहण खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं, जो पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा के बीच जटिल खगोलीय क्रियाओं के कारण होती है। छाया भी एक सामान्य प्राकृतिक घटना माना जाता है। तो अगर आप लोगों से इसने एक भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आप लोग के डीएलएड में एक और क्वेश्चन बन करके आया था कि गीत गोविंद आपके किसकी रचना है। गीत गोविंद जो है किसकी रचना है, तो आपके किसके है, तो आपके जयदेव की। किसकी है, जयदेव की रचना है। ठीक है, जयदेव की रचना आपके। और एक क्वेश्चन आपके डीएलएड का क्वेश्चन देखिए, इस जितने भी टॉपिक करवा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपके पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो होता है क्या होता है, आप लोग जानते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब। तो पंथ निरपेक्ष जो होता है, राज्य, उस राज्य को मान लीजिए कहा जाएगा जहाँ पर राज्य की निगाह सभी मतलब सभी धर्म जो भी धर्म है, सभी धर्म के लिए समान भाव हो, वह पंथ निरपेक्ष होता है। ये टॉपिक, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते आप लोग चलेगा। एक क्वेश्चन आप लोग के डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो चोलों का शासनकाल था, चोलों का शासनकाल, शासनकाल किस समय आपके जो जनपद होते थे, शासनकाल के जनपद, मतलब अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ। देखिए आप लोग देखिए, जो चोल होते थे, चोल के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था। तो उस समय जो है होता था ना, गांवों को, अथवा जो भी गांव होता था या तो आपके जनपद होते थे, तो वहाँ पे आपके जनपद को नाडू और गांव को कुर्रम कहा जाता था। क्या बोला जाता था, कुर्रम। और जनपद को क्या बोला जाता था। ये टॉपिक, एक एक टॉपिक आप लोग देखते चलिएगा, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जनपद क्या बोला जाता था, जनपद को नाडू। ठीक है, नाडू। मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रही हूँ बस आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग डीएलएड में पूछा हुआ था, कौटिल्य, ये आपको टॉपिक पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हैं। कौटिल्य जो है क्यों प्रसिद्ध हैं, तो कौटिल्य जो है ना, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक की एक पुस्तक लिखी थी। किसने, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके कारण ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर आपसे एक पूछा था क्वेश्चन कि आंतरिक शक्तियाँ किसे कहती हैं। तो आंतरिक शक्तियाँ जो होती हैं ना, देखिए मैं वैसे ही बोल दे रही हूँ, जो भी पृथ्वी की आंतरिक भाग होती है ना, ये एक एक नंबर पर आपके क्वेश्चन है। ये 2000 जो आपको बोल रही हूँ ना कि 2022 का क्वेश्चन है, जो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ क्या होती हैं। तो जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी की आंतरिक भाग जो होता है ना, भाग के बल को आंतरिक, देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। और हाँ, आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। अगर सच में बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड होने वाले थे। तो चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।